21 नवंबर 1971 की बात है। एक आदमी सूट पहनकर, आंखों पर काला चश्मा लगाए, बिल्कुल शांत होकर विमान में बैठा है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। वह फ्लाइट अटेंडेंट को एक छोटा सा नोट देता है जिसमें लिखा होता है, मेरे पास बम है। कुछ ही घंटों बाद उसी आदमी के हाथ में $2 लाख कैश होते हैं। विमान आसमान में उड़ रहा होता है और तभी वह आदमी विमान का पिछला दरवाजा खोलता है, अंधेरे आसमान में छलांग लगा देता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। न उसकी लाश मिलती है, न पहचान सामने आती है और न ही कोई पक्का सबूत। तो सवाल यह है कि क्या वह आदमी जिंदा बच गया? क्या यह इतिहास की सबसे परफेक्ट चोरी थी, या हम आज तक एक मरे हुए इंसान को ढूंढ रहे हैं? आज की वीडियो में हम उस रहस्यमयी आदमी की कहानी जानेंगे जिसे दुनिया D.B. कूपर के नाम से जानती है। आप देख रहे हैं डार्क ट्रुथ्स, जहां हम सामने लाते हैं दुनिया की वो सच्चाइयां जो कभी खबरों की हेडलाइन नहीं बनती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने दिन दहाड़े हवाई जहाज हाईजैक किया, सरकार से लाखों डॉलर लिए, आसमान से कूदकर गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इस वीडियो में हम जानेंगे उसके पूरे प्लान, सबूतों, संदिग्धों और उन सवालों के बारे में जो इस केस को इतिहास की सबसे रहस्यमयी हाइस्ट बना देते हैं। 21 नवंबर 1971 की शाम एक व्यक्ति पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट में बैठा। उसने काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर बताया। वह साधारण सूट पहने, शांत और अकेला यात्री था। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक छोटा सा नोट दिया। पहले अटेंडेंट ने सोचा कि यह कोई फोन नंबर होगा, लेकिन जब उसने पढ़ा तो लिखा था, मेरे पास बम है। उस आदमी ने शांति से अपना ब्रीफकेस थोड़ा खोलकर अंदर तार और लाल छड़ें दिखाईं और बिना घबराए अपनी मांग रखी कि उसे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सेटल पहुंचते ही फ्यूल चाहिए। उसने किसी को धमकाया नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि पूरा भरोसा था। सेटल में विमान उतरा। सरकार ने उसकी सारी मांगें मान ली, उसे पैसे और पैराशूट दिए गए और उसने सभी यात्रियों को छोड़ दिया। अब विमान में सिर्फ क्रू मेंबर्स और वही आदमी रह गया। इसके बाद विमान ने दोबारा उड़ान भरी। बाहर रात थी, बारिश हो रही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। कुछ देर बाद उस आदमी ने विमान का पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे आसमान में छलांग लगा दी। इसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। न उसकी लाश मिली, न उसकी पहचान सामने आई। उसका असली नाम कभी पता नहीं चला। कोई पक्का फोटो नहीं, कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं। सिर्फ एक क्लू मिला, उसकी छोड़ी हुई क्लिप ऑन टाई, जिस पर बाद में ऐसे कण मिले जो बताते हैं कि वह शायद किसी तकनीकी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। कुछ लोग मानते हैं कि वह पूर्व सैनिक था, कुछ कहते हैं पैरा ट्रूपर था और कुछ मानते हैं कि वह एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा एक्सपर्ट था। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि वह आदमी असल में कौन था, और यही इस हाइस्ट को इतिहास का सबसे बड़ा पहचान का रहस्य बना देता है। उस आदमी का व्यवहार शुरू से आखिर तक बेहद शांत था। उसके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही जल्दबाजी। वह किसी आम यात्री की तरह अपनी सीट पर बैठा रहा। उसकी आवाज धीमी और नियंत्रित थी। उसने कभी चिल्लाकर बात नहीं की, न ही किसी को धमकाने की कोशिश की। जब उसने फ्लाइट अटेंडेंट से बात की तो उसका लहजा विनम्र था, जैसे वह कोई सामान्य अनुरोध कर रहा हो। उसने ड्रिंक के लिए बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और आराम से पीता रहा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह एक हाईजैकिंग कर रहा है। उसने केबिन क्रू के साथ सम्मान से बात की, किसी को अपशब्द नहीं कहे और किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि कई क्रू मेंबर्स ने बाद में कहा कि वह आदमी खतरनाक दिखने के बावजूद व्यवहार में सभ्य और प्रोफेशनल था। उसका यह शांत और नियंत्रित रवैया इस बात का संकेत देता है कि उसने यह सब अचानक नहीं किया, बल्कि बहुत सोच समझकर और पहले से योजना बनाकर किया था। कूपर ने अपनी मांगों में 4 पैराशूट मांगे थे, 2 मेन और 2 रिजर्व, जिससे साफ लगता है कि वह किसी को यह एहसास दिलाना चाहता था कि वह अकेला नहीं है,
बल्कि शायद किसी और के साथ कूदने वाला है, जबकि असल में वह अकेला ही था। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि दिए गए पैराशूट में से उसने एक ऐसा पैराशूट चुन लिया जो असल में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और पूरी तरह स्टेयर करने लायक नहीं था। सवाल उठता है कि क्या उसे यह फर्क पता नहीं था या उसने जानबूझकर वही पैराशूट चुना। अगर उसे पैराशूटिंग का कोई अनुभव नहीं होता तो रात, बारिश और ठंडे मौसम में कूदना लगभग आत्महत्या जैसा होता। लेकिन अगर उसे स्काई डाइविंग का अनुभव था तो इसका मतलब है कि वह किसी सैन्य या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से जुड़ा हो सकता है। रात के अंधेरे में बिना किसी विजिबिलिटी के जंगल और पहाड़ी इलाके के ऊपर से छलांग लगाना बेहद खतरनाक था। फिर भी कूपर ने यह जोखिम उठाया। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि वह मर गया होगा, जबकि कुछ का मानना है कि वह इतना अनुभवी था कि इस जानलेवा छलांग से भी बच निकला। और यही पैराशूट का चुनाव इस केस को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। बोइंग 727 विमान अपने समय का एक अनोखा जहाज था, क्योंकि इसमें पीछे की तरफ एक खास रियर स्टेयरकेस सिस्टम दिया गया था, यानी विमान का पिछला दरवाजा नीचे की ओर सीढ़ी की तरह खुल सकता था। यह फीचर मुख्य रूप से छोटे एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसी फीचर ने कूपर को इतिहास की सबसे बड़ी हाइस्ट करने का मौका दे दिया। उड़ान के दौरान सामान्य तौर पर किसी विमान का दरवाजा खोलना नामुमकिन होता है, क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बोइंग 727 का पिछला दरवाजा नीचे की दिशा में खुलता था और इसमें ऐसा मैकेनिज्म था कि सही स्पीड और ऊंचाई पर इसे खोला जा सकता था। कूपर ने पायलट को निर्देश दिए थे कि विमान कम ऊंचाई पर और कम स्पीड से उड़ाया जाए, जिससे रियर स्टेयरकेस खोला जा सके। जैसे ही सीढ़ी खुली, तेज हवा अंदर आने लगी, लेकिन फिर भी कूपर पीछे की ओर जाकर उसी खुले दरवाजे से कूद गया। यही वजह है कि यह दुनिया का इकलौता झात मामला है जिसमें किसी ने कमर्शियल विमान से मिड एयर जंप किया हो। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट कंपनियों और एविएशन अथॉरिटी ने सुरक्षा नियम बदल दिए। बोइंग 727 के रियर स्टेयरकेस में खास लॉक सिस्टम लगाए गए ताकि उड़ान के दौरान उसे खोला न जा सके, और कई विमानों से यह फीचर पूरी तरह हटा दिया गया। इस तरह कूपर की एक छलांग ने पूरी दुनिया के विमान डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। जिस रात कूपर ने छलांग लगाई उस समय मौसम बेहद खराब था। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और तापमान काफी ठंडा था। अनुमान लगाया जाता है कि ऊंचाई पर तापमान 0 के आसपास या उससे भी नीचे रहा होगा। ऐसी स्थिति में बिना सही कपड़ों और सुरक्षा उपकरणों के शरीर बहुत जल्दी सुन्न हो सकता है, जिससे पैराशूट को सही तरीके से कंट्रोल करना और जमीन पर सुरक्षित उतरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा जिस इलाके के ऊपर से कूपर ने छलांग लगाई वह घने जंगलों, पहाड़ियों और पहाड़ों से भरा हुआ था। वहां खुले मैदान बहुत कम थे। इसका मतलब है कि अगर पैराशूट सही से खुल भी गया हो तो पेड़ों से टकराने, चट्टानों पर गिरने या गहरी खाई में जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। भारी बारिश के कारण जमीन फिसलन भरी थी, जिससे लैंडिंग के बाद चलना भी मुश्किल होता। अगर कूपर घायल हुआ होगा तो जंगल में अकेले निकल पाना बेहद कठिन था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि उसके जिंदा बचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर वह अनुभवी पैराट्रूपर या स्काईडाइवर था तो उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना होगा जहां कम आबादी हो ताकि वह आसानी से छिप सके। यही वजह है कि आज तक यह तय नहीं हो पाया कि कूपर उस रात मरा या किसी तरह उस खतरनाक माहौल से बच निकला। इस पूरे रहस्यमयी केस में सबसे मजबूत आधार जो जांच एजेंसियों के पास था वह था भौतिक सबूत, यानी फिजिकल एविडेंस। क्योंकि कूपर अपने पीछे बहुत कम चीजें छोड़कर गया था, लेकिन जो भी छोड़ा वही आज तक इस केस की रीढ़ बना हुआ है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबूत था कूपर की छोड़ी हुई क्लिप ऑन टाई। जब वह विमान से कूदने से पहले पीछे की सीढ़ियों की ओर गया तब उसकी टाई वहीं सीट के पास रह गई। यह साधारण सी दिखने वाली टाई बाद में वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान साबित हुई। वर्षों बाद
जब आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक विकसित हुई तो इस टाइप पर सूक्ष्म कण यानी माइक्रो पार्टिकल्स पाए गए, जिनमें धातु के बेहद बारीक कण शामिल थे। इन कणों का इस्तेमाल आमतौर पर उस दौर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट या इंजीनियरिंग से जुड़े कामों में होता था। इससे यह थ्योरी मजबूत हुई कि कूपर किसी तकनीकी या औद्योगिक बैकग्राउंड से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। दूसरा अहम सबूत था विमान में छोड़े गए सिगरेट बट्स। कूपर ने फ्लाइट के दौरान सिगरेट पी थी और उसके सिगरेट के टुकड़े एस्ट्रे में मिले थे। उस समय डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि तुरंत कोई नतीजा निकाला जा सके, लेकिन बाद में इन सिगरेट बट्स से डीएनए निकालने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य से उपलब्ध सैंपल इतने खराब हो चुके थे कि उनसे कोई पुख्ता पहचान स्थापित नहीं हो सकी। फिर भी यह सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि कूपर एक वास्तविक व्यक्ति था, कोई काल्पनिक किरदार नहीं। तीसरा बड़ा सबूत था फिरौती के पैसों के सीरियल नंबर्स। सरकार ने कूपर को जो $2 लाख दिए थे, उनके सभी नोटों के सीरियल नंबर पहले से रिकॉर्ड कर लिए गए थे, ताकि अगर वह पैसा कहीं इस्तेमाल हो तो उसका पता लगाया जा सके। बैंकों, दुकानों और कैसीनो में वर्षों तक निगरानी रखी गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े पैमाने पर दिया गया पैसा कभी खुले तौर पर इस्तेमाल होते हुए सामने नहीं आया। इससे यह शक पैदा हुआ कि या तो कूपर मारा गया और पैसा कहीं दब गया, या फिर उसने इतना चालाक तरीका अपनाया कि पैसा सिस्टम में ट्रेस ही ना हो सका। चौथा और सबसे रहस्यमयी सबूत था कोलंबिया रिवर के किनारे मिला हुआ कैश। 1980 में, यानी हाईजैकिंग के लगभग 9 साल बाद, एक लड़के को नदी के किनारे रेत में दबे हुए कुछ नोट मिले। जांच में पता चला कि ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे। सीरियल नंबर पूरी तरह मैच कर गए, लेकिन रकम सिर्फ लगभग $5,800 थी। सवाल यह उठा कि बाकी पैसा कहां गया? क्या कूपर का बैग नदी में गिर गया था? क्या पैसा बहकर अलग अलग जगह चला गया, या क्या किसी ने जानबूझकर कुछ नोट वहां छोड़े? इन चारों सबूतों को मिलाकर देखा जाए तो कहानी और भी उलझ जाती है, क्योंकि हर सबूत किसी न किसी थ्योरी को मजबूत करता है, लेकिन किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि कूपर का केस आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों में गिना जाता है। इस केस के सामने आते ही अमेरिकी जांच एजेंसियों ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया, क्योंकि यह किसी आम अपराध जैसा नहीं था, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। इसी वजह से इस जांच को एक विशेष कोड नेम दिया गया, जिसे ऑपरेशन नॉरजाक कहा गया। नॉरजाक का मतलब था नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। यह ऑपरेशन कई दशकों तक चलता रहा और इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी जांचों में से एक माना जाता है। शुरुआती वर्षों में ही हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई। इनमें पूर्व सैनिक, पैराट्रूपर, स्काईडाइवर, एविएशन इंजीनियर, अपराधी और यहां तक कि आम नागरिक भी शामिल थे। हर उस व्यक्ति की प्रोफाइल बनाई गई जिसके पास उड़ान, पैराशूटिंग या विस्फोटक से जुड़ा कोई अनुभव था। जांच एजेंसियों को करीब 10,000 से ज्यादा टिप्स मिले, जिनमें से हर एक को गंभीरता से जांचा गया। सैकड़ों लोगों के घरों की तलाशी ली गई, उनके बैकग्राउंड रिकॉर्ड खंगाले गए और कई लोगों से सालों तक पूछताछ होती रही, लेकिन कोई भी संदिग्ध ऐसा नहीं मिला जिसे ठोस सबूतों के आधार पर कूपर साबित किया जा सके। जांच के दौरान विमान से मिले सबूतों जैसे टाई, सिगरेट बट्स और फिरौती के पैसों के सीरियल नंबर को केंद्र में रखकर काम किया गया, लेकिन तकनीक की सीमाओं के कारण शुरुआती दौर में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। समय के साथ जब डीएनए और फॉरेंसिक साइंस आगे बढ़ी तो पुराने सबूतों को दोबारा जांचा गया, फिर भी कोई निर्णायक नतीजा सामने नहीं आया। दशकों तक चलने वाली इस जांच में सरकार ने लाखों डॉलर खर्च किए। कई अनुभवी एजेंट्स ने अपनी पूरी करियर लाइफ इस केस पर लगा दी। इसके बावजूद कूपर की पहचान एक रहस्य ही बनी रही। आखिरकार इतने साल बीत जाने के बाद जांच एजेंसियों ने माना कि इस केस में आगे नई जानकारी मिलने की संभावना बेहद कम है। इसी कारण
2016 में आधिकारिक तौर पर सक्रिय जांच बंद कर दी गई, लेकिन केस फाइल्स को पूरी तरह सील नहीं किया गया, बल्कि जनता के लिए कई दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए गए ताकि शोधकर्ता और आम लोग भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर सकें। आज इन फाइल्स में हजारों पन्नों के इंटरव्यू, रिपोर्ट्स, स्केच और सबूत मौजूद हैं, जो यह दिखाते हैं कि सरकार ने इस एक आदमी को पकड़ने के लिए कितने बड़े स्तर पर संसाधन लगाए थे। यह तथ्य अपने आप में साबित करता है कि इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिन लोगों को लेकर हुई, वे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले संदिग्ध थे, जिनमें पूर्व सैनिक, स्काईडाइवर, इंजीनियर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग शामिल थे। पूर्व सैनिकों पर शक इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें हथियारों, विस्फोटकों, अनुशासन और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव होता है। उनका संभावित मोटिव यह हो सकता था कि वे युद्ध के बाद सामान्य जीवन से असंतुष्ट थे या उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि सेना के रिकॉर्ड बहुत विस्तृत होते हैं और जांच एजेंसियों ने लगभग सभी संदिग्ध सैनिकों की फाइलें खंगाल ली। फिर भी किसी के खिलाफ ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो उसे कूपर साबित कर सके। दूसरा बड़ा समूह स्काईडाइवर्स और पैराट्रूपर्स का था, क्योंकि कूपर ने रात के अंधेरे में विमान से छलांग लगाई थी, जो बिना अनुभव के लगभग असंभव माना जाता है। इन लोगों का मोटिव रोमांच, चुनौती और पैसा हो सकता था, लेकिन कमजोरी यह रही कि अधिकतर पेशेवर स्काईडाइवर्स अपने समुदाय में जाने पहचाने होते हैं और उनके मूवमेंट्स का कोई न कोई रिकॉर्ड रहता है। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो उस रात गायब हुआ हो या अचानक बड़ी रकम के साथ दिखा हो। तीसरा समूह इंजीनियर्स और तकनीकी विशेषज्ञों का था, क्योंकि कूपर की छोड़ी हुई टाई पर ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स मिले जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल वातावरण से जुड़े माने जाते हैं। इन लोगों का मोटिव यह हो सकता था कि वे अपनी बुद्धिमत्ता साबित करना चाहते थे या सिस्टम को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन कमजोरी यह थी कि इतने बड़े जोखिम के बावजूद किसी इंजीनियर का अचानक अपनी पहचान पूरी तरह छोड़ देना और जीवन भर गुमनाम रहना बेहद कठिन होता है। चौथा और अंतिम बड़ा समूह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का था, जिनका पहले से कानून से टकराव रहा हो। इनका मोटिव साफ तौर पर पैसा और अपराध की दुनिया में नाम कमाना हो सकता था, लेकिन कमजोरी यह रही कि ऐसे अपराधी आम तौर पर अपने कारनामों का कहीं न कहीं संकेत छोड़ देते हैं या किसी न किसी स्तर पर पकड़े जाते हैं, जबकि कूपर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन सभी श्रेणियों के संदिग्धों को मिलाकर देखा जाए तो हर किसी के पास कोई न कोई कारण हो सकता है कि वह कूपर हो, लेकिन हर एक के पास ऐसी कमजोरियां भी हैं जो उस थ्योरी को तोड़ देती हैं। यही वजह है कि हजारों संदिग्धों के बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति 100% निश्चित रूप से डीबी कूपर साबित नहीं हो पाया, और यही इस केस को दुनिया का सबसे बड़ा पहचान रहस्य बनाता है। इस केस को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी वजह है इससे जुड़ी अलग अलग सर्वाइवल थियरीज, क्योंकि आज तक किसी को यह पक्का नहीं पता कि कूपर उस रात मरा या बच निकला। पहली थ्योरी कहती है कि कूपर जिंदा बच गया और सफलतापूर्वक भाग निकला। इस सोच के अनुसार वह स्काईडाइविंग या पैराट्रूपिंग का अनुभवी था, उसे इलाके की जानकारी थी और उसने जानबूझकर कम आबादी वाला क्षेत्र चुना ताकि वह आसानी से छिप सके। समर्थकों का मानना है कि उसने बाद में अपनी पहचान बदल ली और शांत जीवन जीने लगा, लेकिन इस थ्योरी की कमजोरी यह है कि इतने बड़े पैमाने पर दिया गया पैसा कभी खुले तौर पर इस्तेमाल होते हुए सामने नहीं आया। दूसरी थ्योरी यह मानती है कि कूपर छलांग के दौरान ही मारा गया। खराब मौसम, भारी बारिश, ठंड और अंधेरे में बिना सही उपकरणों के कूदना बेहद खतरनाक था। संभव है कि उसका पैराशूट ठीक से न खुला हो या वह किसी पेड़, चट्टान या नदी में गिर गया हो। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि कोलंबिया रिवर के पास मिले कुछ नोट शायद उसके बैग के बहकर आने का परिणाम थे, लेकिन अगर वह मरा
तो उसकी लाश या बाकी पैसा कभी क्यों नहीं मिला? यह सवाल इस थ्योरी को कमजोर करता है। तीसरी थ्योरी कहती है कि कूपर को अंदर से किसी की मदद मिली थी, यानी या तो एयरलाइन का कोई कर्मचारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विमान की बनावट और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। इस थ्योरी के अनुसार उसने सब कुछ अकेले नहीं किया, बल्कि किसी नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन अब तक किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं मिला जो किसी अंदरूनी मदद को साबित कर सके। चौथी थ्योरी यह मानती है कि कूपर एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव था, शायद सैन्य या खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ, जिसे पैराशूटिंग, विस्फोटकों और सर्वाइवल तकनीकों का पूरा प्रशिक्षण था। इस थ्योरी के समर्थक उसके शांत व्यवहार और सटीक प्लानिंग को इसका प्रमाण मानते हैं। लेकिन अगर वह इतना प्रशिक्षित था तो उसने ऐसा जोखिम भरा अपराध क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इन सभी थ्योरीज की अपनी अपनी मजबूती और कमजोरियां हैं, और यही वजह है कि यह केस आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस रात सच में क्या हुआ होगा, और क्या दुनिया का सबसे रहस्यमयी हाईजैकर कभी पकड़ा जाएगा या नहीं। इस रहस्यमयी केस का सांस्कृतिक प्रभाव इतना गहरा रहा है कि यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। कूपर की हाईजैकिंग से प्रेरित होकर कई फिल्में, टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री और किताबें बनाई गईं, जिनमें उसे कभी एक जीनियस क्रिमिनल तो कभी एक रहस्यमयी हीरो के रूप में दिखाया गया। दुनिया भर में लेखक और फिल्म मेकर इस केस को परफेक्ट क्राइम का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि न अपराधी पकड़ा गया, न उसकी पहचान सामने आई, और न ही पूरा सच कभी उजागर हुआ। कई गानों, कॉमिक्स और उपन्यासों में कूपर का नाम संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे यह साबित होता है कि यह केस लोगों की कल्पना में कितनी गहराई तक बस चुका है। समय के साथ डीबी कूपर एक इंसान से ज्यादा एक मिथक बन गया, ऐसा मिथक जो यह दर्शाता है कि कभी-कभी इंसानी दिमाग सिस्टम से एक कदम आगे निकल सकता है। यही इसकी असली विरासत है कि आज भी लोग इसे इतिहास का सबसे परफेक्ट और सबसे रहस्यमयी अपराध मानते हैं। लेकिन इस विरासत के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कूपर की असली पहचान क्या थी और वह वास्तव में कौन था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि उसने विमान से कूदने के लिए सही जगह कौन सी चुनी थी और वह ठीक किस स्थान पर उतरा। तीसरा रहस्य यह है कि $2 लाख में से बाकी पैसा कहां गया, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी रकम ही कोलंबिया रिवर के पास मिली। और सबसे डरावना सवाल यह है कि अगर कूपर मरा था तो उसकी लाश कभी क्यों नहीं मिली, और अगर वह जिंदा बच गया तो वह इतने सालों तक छिपा कैसे रहा। यही अनसुलझे सवाल इस केस को जिंदा रखते हैं और हर नई पीढ़ी को मजबूर करते हैं कि वह फिर से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करे। अब इस कहानी का अंत किसी फैसले के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ होता है। मेरी अपनी थ्योरी यह है कि कूपर पूरी तरह प्रशिक्षित व्यक्ति था, जिसे पैराशूटिंग और सर्वाइवल का अच्छा अनुभव था, और उसने जानबूझकर ऐसा इलाका चुना जहां से वह आसानी से गायब हो सके। संभव है कि वह घायल हुआ हो, लेकिन फिर भी किसी तरह बच निकला हो और बाद में अपनी पहचान बदलकर एक सामान्य जिंदगी जीने लगा हो। लेकिन दूसरी तरफ यह संभावना भी उतनी ही मजबूत है कि वह उस खतरनाक छलांग में मारा गया हो और उसका शरीर जंगल या नदी में कहीं हमेशा के लिए खो गया हो। यही वजह है कि इस केस का कोई एक पक्का जवाब नहीं है। तो अब सवाल आपसे है, अगर कूपर मर गया था तो उसकी लाश आज तक क्यों नहीं मिली, और अगर वह जिंदा बच गया था तो इतने सालों में वह कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? आप क्या सोचते हैं, कूपर का असली अंजाम क्या हुआ होगा? अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी सच्चाइयों के लिए डार्क ट्रूथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाले सच के साथ।